एक अकेला ईरान, सामने अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश। लेकिन जब जंग थमी तो सवाल उठा, आखिर झुका कौन? जैसे ईरान को पूरी दुनिया एक संकटग्रस्त मुल्क समझ रही थी, वो वन मैन आर्मी की तरह खड़ा हो गया और न सिर्फ हमले झेले बल्कि जवाब भी ऐसा दिया कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई। और सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की चौधराहट को चुनौती मिल गई है? क्या इजराइल की अजेय छवि को ईरान ने झटका दे दिया है? और क्या अब मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया में नया समीकरण बनने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। लेकिन मुकेश जी से सवाल पूछे उससे पहले एक नजर आंकड़ों पर कि किसे कितना नुकसान हुआ, और फिर पूछेंगे असली नैरेटिव का विजेता कौन रहा इस जंग में। ईरान को जो नुकसान हुआ उसकी पहले बात कर लेते हैं। मृतक जो रहे लगभग 657 से 800 लोग, जिनमें से 263 नागरिक थे। घायल जो हुए उसमें से 1800 से 3056 भी हो सकते हैं, आंकड़े में फेरबदल हो सकता है। वैज्ञानिक मारे गए 6, आरजीसी कमांडर हताहत हुए, कई टॉप कमांडर मारे गए, परमाणु साइटें नष्ट हुई, नतांज, फोर्डो, इस्फहान सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए, पार्चिन और अन्य मिसाइल अड्डे भी। आर्थिक जो नुकसान हुआ वो 150 से 200 अरब डॉलर तक। तेल राजस्व हानि जो हुई वो 3.8 अरब डॉलर तक। औद्योगिक नुकसान हुआ वो 2.4 अरब डॉलर तक। जीडीपी में गिरावट भी आई, वो है 9.6 अरब डॉलर तक। इजराइल को जो नुकसान हुआ वो जान लेते हैं। मृतक भी 24 से 30 नागरिक रहे, घायल 300 से 600 रहे। शहर जो प्रभावित रहे वो है तेल अबीब, वटेयम, हाइफा और एक है बीर शेवा। सैन्य ठिकाने निशाना जो बने वो थे मोशे दयान कैंप और नेवातिम एयरबेस। वायु रक्षा कमजोर साबित हो गई, आयरन डोम एक्सपोज हो गया, मिसाइलें आयरन डोम को चकमा दे गई। औद्योगिक नुकसान भी इजराइल को हुआ है, वो है 1.9 अरब डॉलर। बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हुआ 4.2 अरब डॉलर। कुल नुकसान जो बताया जा रहा है वो है 12 अरब डॉलर का। आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है उनके अनुसार दोनों देशों को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन नैरेटिव में कौन जीता, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मैंने आंकड़े आपको बता दिए हैं, लेकिन नैरेटिव में कौन जीता, आंकड़े कुछ और कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे भी एक सच्चाई हो सकती है। वो मुकेश जी बताएंगे कि सर, ईरान इजराइल युद्ध विराम जीता कौन, झुका कौन? देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा किसने की। हाँ, युद्ध विराम कौन चाहता था और कौन अंत तक लड़ता रहा, और बल्कि अंत तक लड़ते हुए कौन जीतता हुआ दिख रहा था। किसने एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया कि वो जीत रहा है, वो दुश्मन को कड़ी टक्कर दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप इस पैमाने पर देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि ईरान ने तो युद्ध विराम नहीं मांगा था। युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। उन्होंने अप्रोच किया ईरान की लीडरशिप को, इजराइल की लीडरशिप को। इसका मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ये पहल हुई और ये युद्ध विराम हुआ। दूसरी बात, एक जो पैरेलल खबर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से लगातार, वो ये कि इजराइल में ज़बरदस्त तबाही हो रही है। जितना ईरान को आंका गया था उसके मुकाबले वो कहीं बड़ा ताकतवर साबित हुआ है। उसके इरादे, उसकी हिम्मत, उसका हौसला, वो कमज़ोर नहीं हुआ। वो लड़ता रहा और हमेशा फ्रंट फुट पर रहा। उसने बिल्कुल भी डिफेंसिव रवैया नहीं अख्तियार किया और कहा कि हम अंत तक लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो एक बात साफ हो गई कि, और अंत में युद्ध विराम के पहले पिछली रात को उसने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर भी हमला किया। बिल्कुल, बेशक बता के हमला किया, लेकिन किया कतर में। तो ये भी उसने कर दिखाया कि अमेरिका भी उसके हमलों से अछूता नहीं रहेगा। नहीं बताया गया कि सीरिया में भी उनके जो मिलिशिया था उसने अटैक किया सैन्य अमेरिकी बेसिस पर। बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से देखें तो ईरान एक विजेता के तौर पर उभरता हुआ दिखता है। अब दूसरा क्राइटेरिया लीजिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव्स, जो एजेंडा लेकर इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में कूदे थे, उनमें से कितने पूरे हुए। पहला एजेंडा ये था कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, बिल्कुल उसकी डिग्रेड कर देंगे पूरे प्रोग्राम को, और वो भविष्य में एटम बम न बना पाए इसका इंतजाम कर देंगे।
अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ये नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन जो सूत्र आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कई चीज़ें आ रही कि ईरान ने, चूंकि पता था कि हमला होना है, इसलिए अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम था, परिष्कृत यूरेनियम था, उसको शिफ्ट कर दिया। उसने अपने साजो सामान भी शिफ्ट कर दिए। तो बेशक, और तीसरी बात यह है कि वो जो परमाणु ठिकाने थे वो ज़मीन के 600 फीट नीचे थे। अब उतनी गहराई तक न तो B2 बम वर्षक हमला कर सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऊपरी तौर पर ये नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका ने खुद ही एक हिसाब से अपने बयान से कबूल लिया, और ईरानी मीडिया भी यही उठा रही थी कि पहले ट्रंप बोले कि हमने तबाह कर दिया, फिर दूसरा उनका नेता बोला कि हमने नुकसान पहुंचाया उनको, फिर ईरानी मीडिया ने उठाया, देखिए अब फिर पलट गए। तो जब नुकसान पे पहुंचे, जो आपने कहा, फिर वही बात खुद ही साबित हो गई। तो पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूरी तरह से अचीव नहीं किया। हाँ। बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक, ईरान में सत्ता पलट। बिल्कुल। तीसरा था वो अयतुल्ला अली खामेनेई को मार डालना चाहते थे, एलिमिनेट करना चाहते थे। हाँ। इन दोनों मोर्चों पर वो कुछ नहीं कर पाए, और अब ये है कि वो इनको भूल जाना चाहते हैं। वो उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जितने भी बयानात आए हैं उनमें अब इन 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। एक ऑब्जेक्टिव ये उनका एक हद तक अचीव हो गया कि ईरान को उन्होंने नुकसान बहुत पहुंचाया। उसकी टॉप जो सैन्य लीडरशिप थी उसने उड़ा दिया, कई वैज्ञानिकों को मार डाला, और जो आपने आंकड़े दिए उससे भी उसको नुकसान हुआ। बिल्कुल। लेकिन युद्ध होगा तो ये तो होगा ही, और ईरान चूंकि ज़्यादा झेलने की स्थिति में है, उसकी आबादी 8-9 करोड़ है, इजराइल की आबादी 90 लाख है, तो एरिया भी उस मुकाबले बहुत बड़ा है ईरान का। तो ईरान ने जो क्षति पहुंचाई इजराइल को, और ये माना जा रहा है कि इजराइल घबरा गया था, अमेरिका भी घबरा गया था कि अगर इजराइल 10-12 दिन और युद्ध चला, 10-12 दिन का ही उसके पास असला था, 10-12 दिन और युद्ध चला तो इजराइल को ख़त्म ही कर देगा। और अगर वो उसको बचाने उतरा तो वो लंबे युद्ध में फंस जाएगा। और इधर रूस और चीन ने भी ईरान का साथ देना शुरू कर दिया। तो अमेरिका को समझ में आ गया कि इस युद्ध को खींचना नुकसानदेह होगा। तो ये, अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति ये रियलाइज कर रही है कि ईरान से अब आगे लड़ना नुकसानदेह होगा, इजराइल पस्त हो रहा था, तो जीत किसकी मानी जाए? बिल्कुल, ये तो आपने जो बात कही उसी से साबित हो गया। लेकिन आप अब अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका बहुत कुछ बोल रहा था और भी बोलता रहता है, लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि अमेरिका की जो प्रभाव था एक वो कम होगा, और जो दुनिया की राजनीति है उसमें फेरबदल तो होगा ही होगा, चाइना की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ेंगे या रशिया की तरफ बढ़ेंगे, चौधराहट तो कम होगी, और समीकरण कितने बदल सकते हैं? देखिए, ये जो ट्रंप ने एक तरफा कोशिश की, दोनों को बुलाकर बात करके युद्ध विराम करने की, दरअसल ये एक कोशिश चौधराहट को फिर से स्थापित करने की भी है कि हम ही हैं जो हम युद्ध कराते हैं, हम ही रुकवाते हैं और हम ही रुकवाते हैं। तो हम ही सबसे ताकतवर हैं इस दुनिया में। लेकिन ये उनकी कमजोरी को जता गया, कमजोरी को साबित कर चुका है, और ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये नेता कमजोर है। ट्रंप एक लीडर के रूप में कमजोर है। जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वो सरकार कितनी कमजोर है, क्योंकि ये अपने फैसलों पर नहीं डटे रह सकते हैं। बिल्कुल। ये दबाव में आ जाते हैं, ये घबरा भी जाते हैं। तो ऐसे सरकार, ऐसे निज़ाम पर भरोसा करना बहुत सारे मुल्क नहीं चाहेंगे, और इसलिए अब वो शक्ति जो उभर रही है, जो ज़्यादा परिपक्वता के साथ निर्णय ले रही है, ज़्यादा अपने दोस्तों का साथ देती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि लोग उस तरफ मुड़ेंगे, उस तरफ देखेंगे, और उसमें चीन ऑफ कोर्स वो आगे दिख रहा है, उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो ये तो खेल एक बड़ा होने वाला है। ये ईरान के इस जंग से, 12 दिन की जंग से एक मैसेज निकला है, लेकिन इससे ये मान लेना कि अब तुरंत समीकरण बदलने वाले हैं, ये नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर अभी तो युद्ध विराम हुआ है ना, अब आगे की भी प्रक्रिया होनी है। आगे की प्रक्रिया क्या है कि ईरान को बैठाकर बात करना है। बात करना है तो क्या बात करना है?
आपके परमाणु कार्यक्रम की बात होगी, वो नहीं मानेगा, तब आप क्या करोगे? और अब तो रूस और चीन भी उसके साथ होंगे कि आप मनमाने ढंग से शर्तें नहीं मनवा सकते हैं। आप सैंक्शन लगाओगे तो यहाँ रूस और चीन और सपोर्ट करेंगे इसको। आखिरकार इतने सैंक्शन के बावजूद इतने सालों से ईरान का मामला तो चल ही रहा है, उसको तो दिक्कतें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तबाह हो गया हो। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक जो दूसरी एक्सिस बन रही है पावर की, वो मजबूत हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनको भी मैसेज जा रहा है कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। अब भाई ये सारे एलाई ही तो हैं अमेरिका के, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सारे के संयुक्त अरब अमीरात। अब उनको क्या मैसेज मिला होगा जब ईरान ने इस तरह से हमला करके और उभर कर आया है। मतलब इस मिडिल ईस्ट में भी और इस्लामिक वर्ल्ड में भी ईरान की लीडरशिप को थोड़ा और मजबूती मिली है, उसका सम्मान और बढ़ा है, खमेनेई का सम्मान बढ़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का जो गुट है, नाटो है या उसके जो एलाइज हैं, उनके खिलाफ जाता है, और जो दूसरा पक्ष है उसको इससे ताकत मिलती है। आखिरी सवाल, भारत गच्चा खा गया इनकी जंग में भी? जो पहले तो ये हुआ कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर बोले भी तो बात करी, कुछ दिखा नहीं भारत का कुछ खास। गच्चा खा गया, कुछ करते तो हो सकता कुछ दिखता कि भारत ने भी कुछ योगदान दिया, कुछ नहीं दिखा। भारत तो देखिए जब तक सक्रिय नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और नीतिगत रूप से नहीं सक्रिय होगा और अपनी शक्ति को पहचान कर नहीं सक्रिय होगा, तब तक उसकी हैसियत बढ़ेगी नहीं, वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर आपने, जैसा हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, कि एक व्यक्ति को प्रचारित करने के लिए अगर आप विदेश नीति चला रहे हैं या उसका कम्युनलाइजेशन कर दिया है आपने, उसको सांप्रदायिक बना दिया है, तो ये इस तरह की विदेश नीति नहीं चलेगी। आपको एक बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। आप एक बड़े देश हैं, आपको जो आसपास के छोटे देश हैं उनका विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल। जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनको कैसे आप अकेले ताकत नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। आपके साथ 25-50 मुल्कों का समर्थन होना चाहिए, उनका विश्वास होना चाहिए आप में। तब आप कहीं अगर इंटरवीन करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। वो भारत खो चुका है, वो स्थिति उसकी 10-15 साल पहले तक थी, बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं है। तो ये एक रीबिल्डिंग का और ऑर्गेनाइज करने का एक समय है, जब भारत सरकार को विदेश नीति पर फिर से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर से सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं सोच रहे हैं और लगातार हर जब कोई मुद्दा होता है वहां पर फिर यही कहना पड़ता है कि भारत की विदेश नीति फिर से फ्लॉप साबित हुई, ये नहीं करना चाहिए मोदी जी को। और जो मोदी जी के समर्थक हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं। कल या परसों मेरी ठीक ठाक बीजेपी समर्थकों से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि विदेश नीति में दम नहीं लग रही है। कुल मिलाकर ईरान के युद्ध विराम के, इजरायल के युद्ध विराम के बाद समीकरण तो मिडिल ईस्ट में बदलेंगे, एशिया में बदलेंगे, और अमेरिका की चौधराहट थी वो भी बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सत्य हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत देखें, पहले आओ पहले पाओ। और सत्य हिंदी का ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड करें, उसमें खबरें विस्तृत मिलती हैं आपको, विश्लेषण पढ़िए और वीडियो भी वहां पर देख सकते हैं। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.